मेंटोर रिसर्च के अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग संदीप। सर, ये जो स्थिति है, मतलब सीज फायर तो हो गया, लेकिन उसके बाद कोई भी अच्छी खबर अभी तक हमने नहीं सुनी है। दोनों पार्टीज टेबल पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। सीज फायर खत्म होने की डेडलाइन थी, उस डेडलाइन से पहले उसको एक्सटेंड जरूर कर दिया गया, लेकिन दूसरा दौर जो बातचीत का है वो हो ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट ईरान के प्रतिनिधि तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सर, ये जो स्थिति है ये किस तरफ आपको जाती हुई दिख रही है? दोनों पार्टीज ही किसी भी तरह से अपने आप को नीचे दिखाने की या फिर बेंड होने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर पूरी तरह से अपने स्टैंड के ऊपर ही सख्त नजर आ रहे हैं। तो सर, ये इस पूरे जो स्टैंड ऑफ का जो आउटकम है वो आप कैसे देखते हैं? देखो संदीप, मुझे लगता है कि पिछली बार जब हम लास्ट वीक बात की थी तभी मैंने वही कहा था कि हफ्ते 10 दिन के बाद अगर कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन आता नहीं है हम्म। तो मार्केट डेफिनेटली थोड़ा बहुत थकेगा, और यही हुआ है। देखिए, ईरान के गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि हॉर्मुज बंद रखना या हॉर्मुज का कोई भी सेटलमेंट करना वो उनके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, सारा जो सेंटर पॉइंट है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे है। हम्म। अगर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट होता नहीं है तो मेरे ख्याल से ये सीज फायर का कुछ मतलब नहीं है। और देखिए, ट्रम्प साहब ने जब ये सीज फायर इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड किया है तो मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब को भी वॉर से दिक्कत हो रही है। हम्म। सितंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है तो डेफिनेटली तभी माहौल अच्छा होना चाहिए, वो जानते हैं। ओवरऑल यूएस इकोनॉमी भी कमजोर है। देखिए, डिफेंस का स्पेंडिंग करने के लिए इकोनॉमी पे ज्यादा प्रेशर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये मामला जल्दी सोल्यूशन निकलता नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट्स में और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। आज निफ्टी सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है करीबन 200 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। तो हम्म। मेरे ख्याल से जब तक कोई क्लैरिटी आती नहीं है मार्केट ऐसे ही रहेगा। मुझे लगता है कि मार्केट ने बहुत एज्यूम किया था कि सीज फायर हो गया, 2-3 दिनों में ये एग्रीमेंट हो जाएगा, ट्रम्प साहब ने वापस अच्छी बातें बोलने लगा है, तो ये सारी बातें अभी हो गई है। अभी हम्म। मार्केट एक्शन जानना चाहता है कि एक्चुअली सोल्यूशन होगा कि नहीं। तो हम्म। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार और एक 8-10 दिन करना है। अगर कुछ होता नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट्स थोड़ा सा नेगेटिव बायस से ट्रेड करेंगे। और इंडिया के लिए दिक्कत की बात है कि ऑलरेडी क्रूड 103 $104 हो चुका है हमारा। आज कोई रिपोर्ट आया है न्यूज़पेपर में, वो कह रहे हैं कि इस बार जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.5%, वो भी शायद हम मीट न कर पाए। तो देखिए, हमारे लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। और ओवरऑल अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। आई मीन, निवेशकों को मैं ये कहूंगा कि इंडेक्स को छोड़िए, जो कंपनीज अच्छे नतीजे दिखा रहे हैं, जैसे आज इन्फोसिस का नंबर है, मुझे हम्म। लगता है कि देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज के खराब नंबर्स के बाद मार्केट थोड़ा सा कॉशियस हो चुका है। क्योंकि एचसीएल टेक में उम्मीद थी कि नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन नंबर्स कहीं पे भी अच्छे नहीं आए। परसिस्टेंट जो छोटा प्लेयर है उसके भी नंबर्स थोड़े से दबाव में थे। तो आई थिंक इन्फोसिस अगर थोड़ा सा आज अच्छा रिजल्ट दिखाता है तो मार्केट को थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान दिख सकता है। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही अपनाइए। इंडेक्स पे मुझे लगता है शायद डाउन साइड बायस रहेगा, अगर हम्म। होपफुली आफ्टरनून में कोई बाइंग नहीं आता। ठीक है, तो इंडेक्स के बजाय अच्छे शेयरों पर फोकस कीजिए, ये फिलहाल आपकी रणनीति होनी चाहिए। वैसे भी सर, एफआईज अब बेच ही रहे हैं और पिछले 3 दिन से लगातार उनकी ओर से बिकवाली हुई है। 3 दिन तक छोटे खजारी के नंबर्स आए थे उनकी ओर से, और अब देखिए जब बिकवाली के नंबर आ रहे हैं ना सर, पिछले कुछ 3-4 दिन के आप नंबर्स दिखाइए। कल इन्होंने 2078 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। कल इनफैक्ट डीआईएस की ओर से भी 1048 करोड़ रुपए के शेयर बेचे ही गए हैं। तो काफ़ी समय के बाद हुआ है कि जब दोनों ही एफआईएस और डीआईएस की ओर से बिकवाली का जो नंबर है वो बनता हुआ दिखा है। लेकिन एफआईएस के नंबर्स को अगर आप डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे तो पिछले 3 दिन में 2078, 1919, 1060 करोड़, यानी कि जो क्वांटम है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जब खरीदारी हो रही थी तो बहुत छोटे नंबर आ रहे थे, यानी कि कन्विक्शन अभी आया ही नहीं था कि वापस उनकी ओर से जो बिकवाली है वो फिर से शुरू हो गई। इस महीने में सर अभी तक जो 21 अप्रैल तक के आंकड़े हैं, 22 अप्रैल तक के माफ़ कीजिए, 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस की ओर से हो चुकी है सर। तो सर, एफआईएस की जो बेरुखी है, भले ही डीआईएस खरीदते भी रहे या उनकी ओर से सपोर्ट आता भी रहे, कहीं ना कहीं तो सर एफआईएस की बिकवाली पिंच करेगी, और वो रुपए में भी दिख रही है। मैं आगे रुपए के लेवल्स भी आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये एफआईएस के जो नंबर्स है सर, पिंच तो करते हैं मार्केट को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे याद है लास्ट वीक हमने ये भी बात की थी कि एफआईएस का थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो चुका है, लेकिन नंबर्स बहुत छोटे थे। और कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा डर रखा कि इतने बड़े नंबर्स अगर एफआईएस सेल कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में प्रेशर थोड़ा और ज्यादा आ सकता है। रुपये की बात करेंगे तो देखिए, रुपया प्रेशर में रहेगा जब तक एफआईएस की बिकवाली रहेगी। तो आई थिंक नेट नेट थोड़े से नेगेटिव फैक्टर्स अभी ओवरवे कर रहे हैं मार्केट के ऊपर। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये जियोपॉलिटिकल जो मामला है ये जितना जल्दी सुलटता है वो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि सुलटे। लेकिन आज के दिन में जिस प्रकार का क्रूड का प्राइस बढ़ा है, एफआईएस के नंबर कल नेगेटिव आ गए,
और अभी जो रवैया ईरान ने अपनाया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट और एक हफ्ते की इंतजार करेगा और उसके बाद डेफिनेटली कोई ना कोई डिसिसिव एक्शन आएगा, आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। तो मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच संदीप। मेरे ख्याल से निवेशकों को कोई जल्दबाजी करनी नहीं ठीक है, जल्दबाजी ना करें और वेट चाहिए। एंड वॉच मोड में रहें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। लेकिन सर वायदा बाजार के आंकड़े भी देखें ना तो एफआईज की ओर से 1520 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए, 5321 करोड़ रुपए के ऑप्शंस की बिकवाली हुई इंडेक्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में 3670 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली, 833 करोड़ रुपए के स्टॉक ऑप्शंस भी बेचे गए। नेट नेट 11,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है सर एफआईज की एफएनओ में, यानी कि वायदा बाजार में अगर देखें। और लॉन्ग शॉर्ट रेशो की जहाँ तक बात है तो हल्की फुल्की माफ़ कीजिए 22.66% यानी कि 23% के आसपास थी, अब वो 21% पर आ गई। यानी कि लॉन्ग पोजीशंस में आप देखिए इंडेक्स में जो उनकी लॉन्ग पोजीशन है उसमें 2% के आसपास की सीधी कमी हमने कल की बिकवाली के रूप में देखी है। सर कन्विक्शन एक साथ इतना ज़्यादा डिप करना, ये आप नंबर देखिए हूबहू वहीं पे आ गया सर जहां पे 20 अप्रैल को हम खड़े थे, 21 अप्रैल को बढ़कर आए 23.25% पर, वापस हम 21.25% पर पहुंच गए। तो सर ये क्या दर्शा रहा है कि एफआईज जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है अपने आप को उस हिसाब से ट्रेडिंग बेट्स ले रहे हैं, या फिर कन्विक्शन की कमी है भारी मात्रा में? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, ये जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आप बता रहे हो, ये क्लियर इंडिकेशन है कि एफआईएस का रवैया इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया पे नेगेटिव है, और वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबली ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। क्योंकि देखिए, क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है तो दो दिक्कतें हैं, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दूसरा कंपनीज के लिए कॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा। अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर आएगा उसमें डेफिनेटली जो कंपनीज क्रूड का यूज करते हैं रॉ मटेरियल के लिए, हम्म। इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मैं कहूंगा कि यही शायद चिंता है, इसीलिए बॉन्ड यील्ड जो अभी भी यूएस में काफी ऊपरी लेवल पे, मोस्ट ऑफ द एफआईएस क्या कर रहे हैं कि इंडिया में माल बेच के वापस यूएस बॉन्ड मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि हम्म। वहां पे एश्योर्ड रिटर्न मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक यही रीजन है कि मार्केट को टर्न करने के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर हो सके तो एक दो हफ्ते में अगर ये सोल्यूशन निकलता है तो सेंटिमेंट डेफिनेटली बदल सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो वेट एंड वॉच करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैं रुपए की बात कर भी रहा था, रुपया ना दोबारा 94 की तरफ बढ़ रहा है सर, 95 से लेकर 92 ऑलमोस्ट हमने एक रिकवरी देखी जब आरबीआई का मूव आया था। और अब ये जो लिमिट्स लगाई गई थी आरबीआई की ओर से, कुछ जो कदम उठाए गए थे, सख्ती की गई थी, उस सख्ती को वापस रोल बैक कर दिया गया है कुछ कुछ चीज़ें उसमें से। और देखिए रुपया सर वापस पिछले 3 दिन से कमज़ोरी हो रहा है, और कल भी 30 पैसे की कमज़ोरी थी, 93.50 वाला 93.80 के आसपास आ गया, ऑलमोस्ट 94 का लेवल है सर जहाँ तक हम पहुँचते हुए नज़र आए हैं। तो उस लिहाज से ये एफआईएस की बिकवाली का इम्पैक्ट है, या फिर जो आरबीआई की ओर से जो सख्ती की गई थी वो वापस रोल बैक कर ली गई, उस वजह से रुपया कमज़ोर हो रहा है? नहीं, ज्यादातर एफआई सेलिंग का इम्पैक्ट है। देखिए, एफआई सेलिंग का इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे करेंसी पे इसलिए आता है क्योंकि डॉलर हमारे कंट्री से निकल जाते हैं, और डॉलर का इनफ्लो जब भी होता है तभी रुपया अप्रिशिएट होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो रीजन है कि कंटिन्यूस एफआई सेलिंग हो रही है। हम्म। आरबीआई ने ऑफकोर्स जो भी रेगुलेशंस अनाउंस किए हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन अब जब तक एफआई की सेलिंग रहेगी तब तक रुपये के ऊपर प्रेशर रहेगा, और यही बात मार्केट को चिंता कर रही है। क्योंकि रुपया वीक होता है तो मार्केट में ये बात डेफिनेटली पसंद नहीं आती, क्योंकि रुपया वीक होता है तो काफी हमारे इंडियन सेक्टर्स के लिए दिक्कत होगी। हम्म। जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, लुब्रिकेंट कंपनीज है, केमिकल है, जो भी कंपनीज इंपोर्ट करती है, इनके लिए जो इंपोर्ट का खर्चा होगा संदीप, वो डेफिनेटली महंगा हो जाएगा, हम्म। और उससे मार्जिन में डेफिनेटली दबाव आ सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, आरबीआई की ओर से ना सर क्योंकि बातचीत अब ऐसी चल रही है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो दोबारा शायद आरबीआई रुपए को सपोर्ट करने के लिए कुछ मूव्स ले सकती है, ऐसी मार्केट में बातचीत चल रही है सर कि शायद एक रेट हाइक का भी अनाउंसमेंट आरबीआई की ओर से बहुत जल्द हो सकता है। लेकिन सर एमपीसी के जो मेंबर हैं नागेश कुमार जी, उनकी ओर से ये बयान निकल के सामने आया कि ब्याज दरें फिलहाल बढ़ाने की आरबीआई की कोई योजना नहीं है रुपए की कमज़ोरी को रोकने के लिए, यानी कि जो रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए, फॉल को अरेस्ट करने के लिए ऐसा कोई इरादा नहीं है कि रेट हाइक किया जाए। तो सर ये क्लैरिफिकेशन जो आया है, ये क्या आज बैंकिंग स्टॉक्स के लिए कुछ राहत लेकर आएगा? नहीं, डेफिनेटली देखिए, आरबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, लेकिन देखिए पूरा हम ये बात मान के चले कि आरबीआई के पास भी एक लिमिटेड टूल किट है। वो पूरी तरह से ट्रेंड को बदल नहीं सकते जब तक एफआई की बिकवाली बड़ी मात्रा में होगी। अगर रोज एफआई 1,500-2,000 करोड़ का माल बेचते हैं
तो ये डेफिनेटली प्रेशर डालेगा, और ये इतना इजी नहीं है कि इसको कंप्लीटली यू टर्न करने के लिए। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से एफआईएस की बिकवाली जब तक रुकती नहीं है हम्म। तब तक ये प्रेशर रहेगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो जब तक एफआईएस की बिकवाली नहीं रुकती है तब तक रुपए के ऊपर प्रेशर जारी रहेगा और आज हमारे मार्केट्स भी कमजोरी के साथ खुल सकते हैं, जैसा हमें गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। एक और ट्रिगर है सर आज के लिए, एक तो तमिलनाडु में इलेक्शन है सर, और दूसरा बंगाल में भी इलेक्शन का आज पहला फेज़ है सर। आउटकम तो 4 मई को आएगा, 29 अप्रैल को दूसरा फेज़ भी आना है इसका बंगाल का। लेकिन सर ये जो इलेक्शंस हैं, ये 4 राज्यों में जो इलेक्शंस हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या नया लेकर आ सकते हैं सर मार्केट के लिए ट्रिगर के रूप में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक अनुमान तो है कि बंगाल में बीजेपी कोशिश कर रही है कि वापस वहां पे थोड़ा सा एक अपना एक्सपोजर बढ़ाए, हम्म। और एटलीस्ट इनिशियल इंडिकेशंस तो दिखा रहे हैं कि टक्कर की लड़ाई होगी। मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है हम्म। रूलिंग गवर्नमेंट को अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए, लेकिन मान के चलिए कि अगर बीजेपी को कंसिडरेबल और सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी मिलती है हम्म। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने अभी तक कोई बड़ा एंट्री नहीं की थी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है। तो 4 मई को अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से काफी बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा करंट गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। तो अगर बीजेपी की जीत होती है तो बाजार के लिए एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव ज़रूर हो सकता है। चलिए, ये हो गई सारे ट्रिगर्स की बातचीत। अब हम बढ़ते हैं खबरों वाले शेयरों की तरफ। आज सर कई सारे रिजल्ट्स हैं, पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। पहला नाम है सर एसबीआई लाइफ का। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, बाजार अनुमान से कमज़ोर आए थे। और इनके जहाँ तक नंबर्स की बात है तो न्यू बिजनेस प्रीमियम की अगर आप बात करें, एनबीपी, ये 20.5% के आसपास ग्रो किया है। 10,680 करोड़ बाजार मान के चल रहा था सर, 11,220 करोड़ का नंबर आया। अच्छा नंबर है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे। हालांकि जो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट है वो 5.5% बड़ा जरूर है, लेकिन बाजार 900 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर एक्सपेक्ट करता, 5,750 करोड़ ही आया। वीएनबी में भी 1.8% की गिरावट है। ये हूबहू सर वैसा ही है जैसा हमने एचडीएफसी लाइफ के केस में देखा था। बाजार मान के चल रहा था कि हल्की सी 1670 करोड़ रुपए तक की एक जंप देखने को मिलेगी, मामूली सी, लेकिन घटकर ये 2% के आसपास 1630 करोड़ आया। और मार्जिन्स भी बाजार जैसा मान के चल रहा था ड्रॉप होकर आएंगे 1.5% के आसपास, कुछ वैसा ही रुझान देखने को मिला है 28.4% के आसपास। सर नंबर्स वैसे ही लग रहे हैं जैसे एचडीएफसी लाइफ के थे, यानी कि ये इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है या फिर कुछ एज है एज कंपेयर टू एचडीएफसी लाइफ? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यू लग रहा है, और मुझे लगता है कि जो आने वाला साल है वहां पे होपफुली थोड़ी बहुत रिकवरी और अपटिक करने की मुझे लगता है कोशिश रहेगी। ओवरऑल नंबर इतने भी खराब नहीं है, मार्केट के अनुमान के हिसाब से ही आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भारी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म है और अगर स्टॉक आपको निचले लेवल पे मिलता है तो ऐसे स्टॉक्स पे संदीप आपको डेफिनेटली पोजीशन ऐड करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको ग्रो करने के लिए बहुत ही बड़ा पोटेंशियल इंडिया में। तो कहीं ना कहीं देखिए एसबीआई लाइफ बड़ा प्लेयर है, पेरेंट एसबीआई है, तो डेफिनेटली इसको एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रख सकते हो। गिरावट पे खरीदने की भी राय रहेगी, लेकिन डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, ये शॉर्ट टर्म कॉल नहीं। ठीक है, तो एसबीआई लाइफ को आप खरीदिए और होल्ड कीजिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया। और कोई भी अगर आपको नीचे में डिप्स पे मिलता है शेयर तो आपको ज़रूर यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। एल&टी टेक सर, कल हमने HCL टेक के नंबर्स देखे, कल हमने टेक महिंद्रा के नंबर्स भी देखे, परसिस्टेंट के नंबर्स भी हमारे सामने आए थे, टाटा एलएक्सआई के नंबर्स भी देखे थे हमने। अब एल&टी टेक की जहाँ तक बात है सर, तो 360 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन था मुनाफे का, 332 करोड़ रुपए पर आया। हालांकि 0.5% का जंप है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर। रेवेन्यू की जहाँ तक बात है, रुपी रेवेन्यू ये 3010 करोड़ रहना था, आया नंबर सर 2850 करोड़ रुपए के आसपास का। तो दोनों फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट है। डॉलर रेवेन्यू की जहाँ तक बात है तो 2.25% गिरकर ये $306 मिलियन आया, 328 मिलियन का एक्सपेक्टेशन था, यहाँ पर भी निराशा हाथ आ गई। और 440 करोड़ इनका एबिट रहना था, 5.5% बढ़कर ये 435 करोड़ आया। तो हल्की फुल्की निराशा यहाँ पर भी हाथ लगी। और अच्छी बात अगर कोई नंबर्स में है ना सर, एक ही सिल्वर लाइनिंग है एल&टी टेक के नंबर्स में, वो है मार्जिन्स। 14.8% वाले बढ़कर 15.2% पर आए और बाजार मान के चल रहा था 14.6% का नंबर आ सकता है। एल&टी टेक के नंबर्स के बाद सर आज फिर कैसा रिएक्शन दिखेगा बाजार का?
ये नंबर तो डेफिनेटली थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। देखिए मार्जिन इंप्रूवमेंट के बाद ऐसा नहीं लगता है कि इमीडिएटली स्टॉक में कोई अपटिक आएगा, क्योंकि एचसीएल टेक के बाद एलएनटी टेक्नोलॉजीज के बाद नंबर में ऐसा कोई दमदार परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये हम्म मेरे ख्याल से शायद मार्केट इन नंबर्स को देख के शायद इतना कोई स्टॉक को कोई रिलेट नहीं करेगा, ओवरऑल हम्म एक छोटी रेंज में रहेगा। मेरे ख्याल से आज इन्फोसिस के नंबर भी है संदीप, तो यहाँ हम्म पे अगर होपफुली अगर नंबर्स मार्जिन और प्रॉफिट के हिसाब से इन लाइन या थोड़े से बेहतर आते हैं, तो शायद इन्फोसिस कैन बी अ बेटर काइंड ऑफ स्टॉक। बट आई थिंक बेटर टू वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि आईटी में एक्सपेक्टेशन तो थी कि नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन परसिस्टेंट एचसीएल टेक और फिर अभी एलएनटी टेक्नोलॉजीज का नंबर देखने के बाद लग रहा है कि अभी भी ग्रोथ आया नहीं है, और हम्म ये मार्केट को शायद पसंद नहीं आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अब वेट कर लें, एल टेक के नंबर्स के बाद कोई रिएक्शन देना या फिर आईटी स्टॉक्स पे व्यू बनाने से पहले इन्फोसिस के नंबर्स का इंतजार कर लें, वो क्या बोलते हैं और गाइडेंस क्या देते हैं, उसके बाद कोई भी व्यू बनाया जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि अभी तो नतीजों का सीजन चल रहा है। आज भी काफी बड़े नंबर्स आएंगे, तो देखिए नंबर आने के बाद नॉर्मली जो कॉन कॉल होता है, कमेंट्री होती है, इसके बाद ही मेरे ख्याल से कोई डायरेक्शनल व्यू स्टॉक पे नॉर्मली आता है। और ऐसे कंपनीज में मुझे लगता है आपको मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आज ही खरीदना है। ये बड़ी कंपनीज है, तो खरीदना भी है तो टुकड़ों में खरीदिए और थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ट्रेंड की जहाँ तक बात है सर, ट्रेंड में हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही शानदार मूव देखा है, पिछला महीना ही इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है स्टॉक के लिए। अब जो नंबर्स आए हैं कल सर, 413 करोड़ का नंबर आया मुनाफे का, 375 करोड़ रहने का अनुमान था, शानदार नंबर है ये। 5060 करोड़ हालांकि रेवेन्यू रहना था, 5030 करोड़ के आसपास सेटल हो गया 19% की ग्रोथ के साथ। अबिड्डा में 42.3% का जंप है सर, 850 करोड़ के आसपास बाजार का एक्सपेक्टेशन था, 928 करोड़ रुपए का नंबर आ गया। और मार्जिन भी देखिए, बाजार मान के चल रहा था कि 17% के आसपास आएंगे, लेकिन 18.5% का मार्जिन रिपोर्ट किया है ऑन। और उसके साथ साथ सर बोनस का जो अनाउंसमेंट हुआ है, बोर्ड ने 1:2 जो बोनस का अनाउंसमेंट किया है, और एक 2500 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाई जाएगी राइट्स इशू के जरिए। ये साथ में नंबर्स के आया था, तो नंबर्स तो बहुत शानदार हैं सर। तो जो रनअप हो चुका है ऑलरेडी, इन एंटिसिपेशन की नंबर्स अच्छे आ चुके हैं, उसके बाद आज क्या बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला मामला बनेगा, या फिर और पोटेंशियल है अपसाइड की स्टॉक में? नहीं, पोटेंशियल तो संदीप है, लेकिन देखिए नतीजे कितने भी अच्छे हो, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद आपको थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है। और आज बाजार का मूड भी थोड़ा नेगेटिव है सुबह सुबह, तो हम्म हो सकता है कि इमीडिएटली स्टॉक में कोई बड़ा उछाल देखने को ना मिले, लेकिन जिन निवेशकों को एंट्री करनी है, मेरे ख्याल से स्लोली आपको इसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल का है। क्योंकि हम्म देखिए अभी भी वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, ये इतना भी सस्ता स्टॉक नहीं है। और बोनस इशू के बाद इक्विटी और भी बढ़ जाएगी, तो मार्केट डेफिनेटली बोनस से तो खुश होगा। बट लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि वापस मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि अप्रैल टू जून के क्वार्टर में क्या ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन होगा, क्योंकि ये नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर है, इसमें कोई हम्म डाउट नहीं। हम्म हम्म हम्म, हम्म। ठीक है, ओके। तो अगर आपका 1-1.5 साल का नज़रिया है, तो यहाँ पर आप खरीदारी जरूर कर सकते हैं। हो सकता है कि आज बाजार का मूड माहौल जैसा है, थोड़ा स्टॉक आपको गिरावट के साथ खुलता हुआ दिखे, लेकिन लो लेवल्स पे आप खरीदारी करने के ही मौके ढूंढिए। टाटा कम्युनिकेशन सर, ये भी एक आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन जो कल नंबर्स आए ना सर, डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक नजर आ रहे हैं। 75% मुनाफा गिर गया, रेवेन्यू 9.5% के आसपास जरूर बढ़ा, 14.5% अबिड्डा ग्रो किया है। मार्जिन में भी अपटिक तो आया है 19.6% के आसपास का, लेकिन सर मुनाफे का जो ड्रॉप है ना, उसका रिएक्शन आज कैसा हो सकता है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया है। आई थिंक स्टॉक थोड़ा नरम ही खुलेगा। और मेरे ख्याल से देखिए, हालांकि कमेंट्री ठीक थी, मार्केट अनुमान करेगा कि अगला क्वार्टर थोड़ा सा और स्टेबल और बड़ा सिग्निफिकेंटली अच्छा है। तब तक मेरे ख्याल से ये स्टॉक में इमीडिएटली कोई बड़ी री रेटिंग आएगी ऐसा लगता है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है अभी खरीदने का मौका नहीं है, थोड़ा करेक्ट होगा, थोड़ा और वैल्यूएशन रीजनेबल होंगे, तभी एंट्री पॉइंट इज सजेस्ट। ठीक है। OFSS यानी कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका मुनाफा सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 38% बढ़ा, रेवेन्यू में 5% का जंप है, 30% के आसपास एबिट बढ़ा है, और मार्जिन 41.7% वाले सर 51.2% पर पहुंच गए हैं। नंबर्स इनके बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं सर। दूसरा अंतरिम डिविडेंड भी दिया इन्होंने 270 रुपये प्रति शेयर का। तो OFSS के नंबर्स के बाद सर आज किस तरह का रिएक्शन आ सकता है? नहीं, नंबर अच्छे हैं और मेरे को लगता है कि स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि देखिए पहली बात तो ओएफएस जो है वो एक एमएनसी आईटी कंपनी है, ज्यादातर शेयर्स पेरेंट के पास में है, बहुत कम लिक्विडिटी मार्केट में है, तो जिनके पास है वो होल्ड करे।
मेरे ख्याल से देखिए ऐसे शेयर को आपको तब खरीदना है जब निचले लेवल पे आपको स्टॉक मिलेगा, लेकिन ऐसे नंबर आने के बाद पॉसिबल है कि आज स्टॉक थोड़ा सा अपटिक के साथ ही खुले। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू टू होल्ड, फ्रेश बाइंग लोअर लेवल्स पे ही करना चाहिए। ठीक है, ओके। डेल्टा कॉप भी देखिए सर एक बार। डेल्टा कॉप का मुनाफा जो है वो साल दर साल बेसिस पर 90% टूटकर 16.5 करोड़ रुपए के आसपास आ गया, और इनका रेवेन्यू भी 12.25% टूटा है। बिड्डा में 35% का ड्रॉप है, और मार्जिन 23.25% वाले 17.25% के आसपास आ गए। सर नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग है ही हैं, उसके साथ साथ सर एक जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है वो भी कल मंजूर हो गया है सर, और 1 मई से ये लागू भी हो जाएगा। तो नंबर्स और ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने की जो खबर आई है कल, उन दोनों का इम्पैक्ट आप डेल्टा कॉप और ये जो नज़ारा टेक जैसी कंपनीज पर कैसे देखते हैं? नहीं, इनफैक्ट खराबी है, और मुझे लगता है कि देखिए ये जो गेमिंग एक्ट आएगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेयर्स के ऊपर रहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरे ख्याल से। देखिए अभी तक तो फाइन प्रिंट किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ और सख्ती आती है तो मेरे ख्याल से इनके लिए फिर बिजनेस को बढ़ाने में दिक्कतें रहेंगी। देखिए 90% फॉल आना कोई छोटी बात नहीं है, और मार्केट को अभी ये 2-3 क्वार्टर से कंपनी कोई बड़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा नहीं रही है। तो मार्केट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका है मेरे ख्याल से। ये गेमिंग एक्ट के बाद मान के चले कि थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शन बढ़ते हैं तो शायद थोड़ा सा और भी ये स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि ये बहुत समय तक अंडर परफॉर्मर स्टॉक हो चुका है। अच्छा, ठीक है। और नज़ारा टेक सर, उस पर कोई व्यू आपका? देखिए नज़ारा टेक में भी मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का ये ग्रोथ चॉक आउट करते हैं, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से कैसीनो और गैम्बलिंग के सेगमेंट में तो नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग में है। गेमिंग तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन किस प्रकार का रेगुलेटरी लैंडस्केप गवर्नमेंट प्लान कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, मेरे ख्याल से थोड़ा क्लैरिटी आने दीजिए ये रेगुलेशन का, उसके बाद मेरे ख्याल से निवेश के मौके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर डेल्टा कॉप के साथ साथ ओएमसी सर, इनके ऊपर भी आज नज़र रखनी होगी। कल एक सर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई, आपने भी देखी होगी। उनका ये मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपये प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। मैं आपको कह रहा था ना सर कि आज इलेक्शन का पहला फेज़ है पश्चिम बंगाल में, दूसरा 29 तारीख को है, और फैसला इसका आएगा 4 मई को। और ये जब चारों राज्यों के चुनाव पूरे हो जाएंगे यानी कि 29 अप्रैल को, उसके बाद हो सकता है कि ये जो कीमतों में बढ़ोतरी है ना, उसका सरकार की ओर से अनाउंसमेंट किया जाए, ऐसा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का मानना है। जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है उसके हिसाब से उन्होंने एक एस्टिमेट लेके चल रहे हैं वो, कि क्रूड $120 का अगर रहता है तो उस हिसाब से कम 25 से 28 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सर पहली बात तो ये, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से कि 29 अप्रैल को इतनी बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, सरकार इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेगी? और अगर ये हो जाता है, से फॉर एग्जांपल आप मानते हैं, तो क्या ओएमसीज की री रेटिंग हो जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि पहला तो देखिए इंडिया में 27-28 रुपया लीटर एक साथ प्राइस बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला लगता है। हालांकि पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा झटका इकोनॉमी को लगे, क्योंकि देखिए फ्यूल प्राइसेस अगर इतने बढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा। इन्फ्लेशन इमीडिएटली स्पाइक अप होगा, और उसका असर सारे सेक्टर्स के ऊपर नेगेटिव आएगा। तो लग तो नहीं रहा है कि ये एक झटके में होगा। हालांकि थोड़ा सा इंक्रीज जरूर हो सकता है अगर क्रूड $120 होता है, तो डेफिनेटली देखिए 27-28 रुपया पर लीटर एक साथ बढ़ना थोड़ा मुश्किल लगा, पर डेफिनेटली हो सकता है कि 3-4 रुपए पॉसिबल हो सकता है, और फॉर सम टाइम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपने लॉसेस खुद सस्टेन करने पड़े। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट रीजनेबल और वर्केबल लगता है। ओके सर, मैं ना एक एचएसबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था। एचएसबीसी ने इंडिया की जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड करके अंडरवेट कर दिया। पहले ये न्यूट्रल स्टैंड था। एक तो पोटेंशियल इन्फ्लेशन, यानी कि जैसे हम बातचीत कर भी रहे हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इस चीज़ को वैसे ही अपनी रिपोर्ट में मेंशन करके चल ही रहे हैं कि पोटेंशियल इन्फ्लेशन यानी कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ने का जो डर है, और उसके साथ साथ जो डिमांड प्रेशर्स आएंगे उससे जो अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर, उसी वजह से एचएसबीसी ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है। तो उस हिसाब से सर संभावना तो काफ़ी कम नज़र आती है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो एचएसबीसी के बाद क्या कुछ और भी डाउनग्रेड्स आ सकते हैं फिर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से अभी कहना मुश्किल है। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल ईरान यूएस का वॉर खत्म होता है तो मामला पूरी तरह से यू टर्न लेगा, क्रूड के प्राइसेस वापस निचले लेवल पे आएंगे।
अभी वापस मामला थोड़ा गर्म हो गया है, वापस हम नहीं जानते कि क्या एक्चुअली होगा, तो उसीलिए थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करिए, देखिए इतना भी इंडियन इकोनॉमी कमज़ोर नहीं है, बट हाँ, अगर क्रूड बढ़ता है तो डेफ़िनेटली इसका असर इकोनॉमी और कॉर्पोरेट्स पे आएगा। तो मेरे जी। ख्याल से महीने भर के बाद पोज़ीशन क्लियर हो जाएगा और उसके बाद मान के चलिए कि अगर ईरान और यूएस का वॉर वापस ज़ोर से चलता है, तो हुँ। डेफ़िनेटली आपको ऐसे और थोड़े से नेगेटिव रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि असर तो डेफ़िनेटली नेगेटिव होगा अगर ये वॉर महीने भर के बाद भी रुकता है। ठीक है। अच्छा, टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए सर। एक ट्राई का डेटा आया है मार्च महीने का, उसमें जो कुल मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो पिछले महीने 64 लाख जुड़े थे, वो 84.3 लाख जुड़े हैं, यानी कि एक जंप देखने को मिला है मार्च महीने में, जो ट्राई के डेटा के उस हिसाब से मोबाइल यूज़र्स की अगर हम बात करें। एयरटेल ने इसको लीड किया है सर। एयरटेल के जो नए सब्सक्राइबर हैं 48.6 लाख थे, वो बढ़कर 50.9 लाख पर पहुंचते हुए दिखे हैं। मैं जियो और वोडाफोन की बात करता हूं सर, पहले एयरटेल की ही बात कर लें। मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बातचीत हुई थी, अच्छा खासा करेक्ट हो गया सर ये स्टॉक। इस करेक्शन के बाद और जिस तरह से इनके सब्सक्राइबर नए जुड़ते जा रहे हैं, क्या ये अच्छा लेवल है सर भारतीय एयरटेल में एंटर करने के लिए? नहीं देखिए, अगर आपका नज़रिया डेढ़ 2 साल का है, तो डेफ़िनेटली टेलीकॉम अभी एक ऐसा सेक्टर हो गया है जहाँ पे कॉन्सन्ट्रेटेड प्लेयर हो चुके हैं। मुश्किल से डोमेस्टिक मार्केट में 2 प्लेयर है, तीसरा प्लेयर तो अभी भी खराब कंडीशन में है और इंडियन मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए टेलीकॉम प्लेयर्स डाइवर्सिफ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे एयरटेल ने एयरटेल मनी का नाम शुरू किया है, तो पेमेंट का गेटवे का जो बिज़नेस है, वो भी काफ़ी इनके लिए आगे आने वाले साल में काफ़ी बड़ा होगा। अफ्रीका में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नज़रिया अगर आपका साल डेढ़ साल का है, तो थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे निवेश करिए। टुकड़ों-टुकड़ों में एसआईपी करिए। ये डेफ़िनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, जो आपको लंबी अवधि के लिए अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है। जियो की जहाँ तक बात है सर, इनके भी सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट डबल हुए हैं पिछले महीने के मुकाबले, 16.2 लाख से 32.3 लाख पर पहुंचे हैं। तो जियो अब वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बातचीत कर लें सर, तो ये कहाँ खड़ा है पूरे टेलीकॉम प्ले में अगर देखा जाए तो? ये देखिए, मेरे ख्याल से मार्केट बँटा हुआ है अभी भारती और रिलायंस जियो में। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी दिक्कत होगी। देखिए 1 महीने में शायद हो सकता है कि एयरटेल को थोड़ा कस्टमर ज़्यादा मिले, जियो को कम मिले। लेकिन ओवरऑल मार्केट अपॉर्च्युनिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि अगले डेढ़ 2 साल में जियो दैट इज़ रिलायंस जियो भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखाएगा और यहाँ पे तो जो बड़ा अपसाइड है वो शायद सभी को पता है मार्केट में कि जियो का पब्लिक इश्यू के लिए भी अभी कंपनी ने थोड़ी तैयारी की है, तो बहुत जल्दी इसके पेपर भी फाइल हो जाएँगे। तो मार्केट इसको वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्च्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेगा, जो मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने में पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, ओके। और सर वोडाफोन आइडिया की जहाँ तक बात है, आप कह रहे हैं कि ये एक वीक प्लेयर है, लेकिन सर 2 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो ऐड हो रहे हैं। पिछले महीने 21,927 नए यूजर्स इन्होंने जोड़े थे। कई महीनों से सर इनके ग्राहक गिर ही रहे थे और उसके बाद इन्होंने नंबर अब जोड़ना शुरू किया, और इस महीने फिर से सर, यानी कि मार्च के महीने में 1,03,000 नए मोबाइल यूजर्स इनके ऐड हुए हैं। तो वोडाफोन आइडिया सर इस पूरी लिस्ट में कहाँ खड़ा होता है एयरटेल और जियो के सामने? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि वोडाफ़ोन में शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी खबर है क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर की तो अच्छी बात है। हम्म। क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि एक तो कर्जा ज़्यादा है, हर क्वार्टर में लॉस दिखाते हैं और इनके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। तो अब अगर सब्सक्राइबर इनके बढ़ते हैं तो हम्म। डेफ़िनिटली शॉर्ट टर्म में एक पॉज़िटिव सरप्राइज़ है। बट देखिए अल्टीमेटली मार्केट नंबर को देखेगा। ये सब्सक्राइबर्स आने के बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर पॉज़िटिव होती है, ये अगर प्रॉफ़िट दिखा पाते हैं आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में, तो ही इसमें बड़ी री-रेटिंग होगी। तब हम्म। तक मेरे ख्याल से ये टिपिकल एक ट्रेडिंग स्टॉक है, इसमें निवेश करने का कुछ मतलब नहीं है। चलिए, इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीएसएनएल जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसने भी 17,095 नए यूज़र्स जोड़े हैं, जबकि फरवरी में इन्होंने 1.02 लाख जो यूज़र्स हैं गंवाए थे। तो वोडाफोन आइडिया के लिए दूसरा महीना है जब इन्होंने एडिशंस दिखाए हैं, और बीएसएनएल भी अब एडिशन के फेज़ पर पहुंच गई है। 17,095 नए यूज़र्स इन्होंने जोड़े हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है मार्च के महीने में, कुल नए सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं वो 84.3 लाख है, तो बहुत ही अच्छा नंबर आया है और इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आज स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा भी। इसके अलावा सर एक जियो फाइनेंशियल, इस पर भी बातचीत कर लें। जियो फाइनेंशियल ने कल अलायंस के साथ एक सर 50-50 जॉइंट वेंचर किया है।
जुलाई 2025 में सर इनका एक इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था और उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर ये जो जेवी है वो फॉर्म किया गया है। अलायंस जियो री इंश्योरेंस के नाम से ये जेवी बनाया गया है, जिसमें भारत में री इंश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए जॉइंट वेंचर किया गया है। हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी जो सर्विसेज हैं वो अलायंस के साथ मिलकर जियो फाइनेंशियल अब देता हुआ नजर आएगा। तो सर ये स्टॉक ना काफ़ी समय से एक रेंज में या फिर अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। इस खबर के बाद कुछ री रेटिंग की संभावना है? नहीं, हो सकता है, देखिए अच्छी खबर है और री रेटिंग कितनी होगी वो तो हमको देखना पड़ेगा। हम्म। बट डेफिनेटली आज के सेशन में हो सकता है थोड़ा सा अपटिक आपको देखने को मिले। ठीक है, ओके। एक सर इंडिगो पे भी मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि क्रूड अब $103 पर अगर आ गया। इन्होंने एक अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है सर कि एक 8 साल का ना एक्सक्लूसिव इंजन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है डेल्टा टेक ओपीएस के साथ। एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने 8 साल का एक एक्सक्लूसिव करार किया है। सर आज चूंकि क्रूड उछला है तो प्री ओपन में 2% नीचे दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल सर अगर किसी को एविएशन पे प्ले लेना है तो इंडिगो इन लेवल्स के आसपास, जो कि एक समय 4000 के नीचे भी था, 4550 के आसपास, आपको कैसा लगता है? ये देखिए, अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली आपको एविएशन सेक्टर पे बेट लगाना है, क्योंकि देखिए इंडिया में एविएशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये वॉर तो देखिए कितना टाइम चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि जितना पुराना वॉर होता है लोग इसके बारे में बाद में कंप्लीटली भूल जाते हैं और हम्म। वॉर लंबी चलती नहीं। तो जैसे ही वॉर का सिग्नल मिलेगा कि वॉर खत्म होने वाली है, क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट होते हैं, आपको अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए इंडिगो के पास 50% मार्केट शेयर है, सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट है और हम्म। इनके लिए मेरे ख्याल से स्केलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जो थोड़े हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, जो लंबे अवधि के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदिए, ऐसा नहीं कि एक साथ खरीदिए। तो डेफिनेटली आपको साल 1.5 साल का आपका टाइम फ्रेम है तो पैसा बनेगा, बट थोड़ा सा ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, ओके। इन्फोसिस की आप बात कर रहे थे सर। इन्फोसिस बात करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर्स तो आज आने हैं, वो नंबर्स काफ़ी हद तक पूरे सेक्टर के लिए जो पिक्चर है वो डिज़ाइन करेंगे। लेकिन सर इन्होंने कल जो बाजार बंद होने के बाद खबर आई है, इन्होंने ओपन एआई के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा की है सर, एंटरप्राइज एआई अडॉप्शन के लिए, जिसमें जो ओपन एआई के मॉडल्स हैं, जिसमें कोडेक्स भी है, इन्फोसिस टोपाज फैब्रिक का, ये सर एआई डिप्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और सर एआई को लेकर जब भी बातचीत आती है, कोई कंपनी करार करती है ना, तो अमूमन हम देखते हैं कि रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है। इन्फोसिस के केस में सर नंबर्स आने से पहले भी जो ओपन एआई के साथ करार किया गया है उसका भी इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव साइड पर दिखेगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तो आने वाले 6-12 महीने में ऐसे करार काफी कॉमन होंगे, क्योंकि देखिए जो भी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि इनके पास कैश बहुत है और ये अपनी कैश काफी स्मार्टली यूज करेंगे। क्योंकि देखिए अगर कोई जेवी करते हैं या कोई एक्विजिशन करते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये ग्रोथ के लिए इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कहूंगा कि ऑलरेडी एंथ्रोपिक के साथ उन्होंने कोई जॉइंट वेंचर किया है, अभी ये दूसरा करार हो रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट्स विल लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर ग्रोथ, क्योंकि कोर बिजनेस 10-12% से ग्रो कर रहा है। अगर एक्विजिशन से या जेवी से बिजनेस बढ़ता है तो ये अच्छी बात रहेगी। तो डेफिनेटली स्टॉक पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन नंबर्स आने के बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। चलिए, नंबर्स आने के बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। आज उनके नंबर्स आने भी हैं तो उसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस बीच मार्केट खुल चुका है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 24,200 के लेवल पर, 24,202 का लेवल है, जहां पर हम 250 पॉइंट नीचे एज एक्सपेक्टेड खुले हैं। और 24,202 का ओपनिंग करने के बाद हम 24,134 यानी कि 24,150 के भी नीचे फिसले। अभी हम 24,165 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी करीब करीब 200-250 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। तो क्रूड उछला है, बातचीत में कोई और ज़्यादा आगे रिस्पॉन्स नहीं मिला है पॉजिटिव साइड पे। और जिस तरह से ईरान में एक आईआरजीसी के हाथ में सत्ता पहुंची, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, बातचीत पूरी तरह से ठप हो गई है। तो ये जो सीज फायर हैं उसके मायने खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार इस चीज़ को कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से आप देखिए इतना नीजक रिएक्शन बाजार में 200 पॉइंट की गिरावट के रूप में आपको नजर आ रहा है। तो 24,155 के आसपास आपको निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ आप आइए निफ्टी बैंक की तरफ। 56,608 ये लेवल है जहां पर आज हम खुले, और 56,608 पर खुलने के बाद हम 56,491 यानी कि 56,000 के नीचे भी फिसले थे। अभी हम 56,568 के आसपास ट्रेड करें। 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में भी नजर आएगी। तो अगर 200 पॉइंट निफ्टी नीचे है, 500 सवा 500 पॉइंट निफ्टी बैंक नीचे, तो 700 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आपको फिलहाल सेंसेक्स में भी नज़र आएगी। आज भी आप देखिए जो आईटी स्टॉक्स हैं वो गिरावट के साथ ही खुले हैं। 0.5% के आसपास की गिरावट आपको आईटी इंडेक्स में नज़र आएगी। और
शुरुआत जो है वो भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव साइड पर नहीं देखने को मिली है। तो सर 24 से 150 के नीचे हम जरूर फिसले, लेकिन थोड़ी थोड़ी खरीदारी का इंटरेस्ट जरूर देखने को मिल रहा है। आज तो सर सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, वॉलिडिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था गुरुवार का सेशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। आज भी यही एक्सपेक्ट करें सर, वॉलिडिटी और जो रेंज है बाजार की वो काफ़ी बड़ी रहेगी? हाँ, बिल्कुल देखिए वोलेटिलिटी बढ़ी रहेगी क्योंकि एक तो क्रूड का भाव बढ़ा है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी कोई पॉजिटिव दिख नहीं रहा है क्योंकि दोनों साइड पे डिमांड्स है और अभी कुछ मामला कुछ आगे बढ़ा ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि देखिए मार्केट और 1 हफ्ता मे बी 8-10 दिन रुकेगा, थोड़ा-सा ऐसे ही वोलेटाइल रहेगा और जब तक क्लैरिटी आती नहीं है तब तक मार्केट में एटलीस्ट ऊपर के लेवल पे कोई इमीडिएटली री-रेटिंग आएगी ऐसा तो लगता है। और हम्म। डाउन साइड मुझे लगता है हो सकता है कि दोपहर के सेशन में थोड़ा कंसोलिडेट हो मार्केट। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको देखना पड़ेगा कि फाइनली मार्केट कहाँ पे बंद होता है। बट डेफिनिटली थोड़ा शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रहेगा। चलिए ठीक है। तो और निफ्टी बैंक पर क्या व्यू है सर आपका? निफ्टी बैंक भी आज कमजोरी के साथ खुला है, 500 पॉइंट के आसपास की कमजोरी, थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या व्यू लेकर चलें? नहीं देखिए मेरे ख्याल से बैंकों ने तो नंबर्स काफी अच्छे दिखाए। बैंक इन बैंक बैंक हो सकता है कि थोड़ा सा कमजोर हो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अदरवाइज अब नंबर्स देखे तो मुझे लगता है कि जो सरकारी बैंक्स आ गए हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नंबर्स आ गए, नंबर्स से तो उम्मीद से काफी बेहतर है और कमेंट्री जो है आने वाला क्वार्टर के लिए साल के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं तो कहूंगा कि जिनको निवेश करना है देखिए कैनरा बैंक जैसा स्टॉक है, पीएनबी है, उसके बाद इवन हाउसिंग फाइनेंस में पीएनबी हाउसिंग हो गया। फिर उसके बाद छोटे सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए नंबर्स बहुत तगड़े हैं, कमेंट्री भी अच्छी है। अभी एसबीआई के नंबर्स मुझे लगता है आना बाकी है, तो वो भी हम्म। मेरे ख्याल से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। तो ओवरऑल आई थिंक जिनको डिलीवरी बाइंग करनी है थोड़ा थोड़ा निवेश करिए क्योंकि सेंटिमेंट कब बदलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फंडामेंटल्स तो बैंक्स के आने वाले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, ओके। तो ये बात होगी बाजार की। अब हम बढ़ते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की तरफ जहाँ पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा है और आज नतीजों का भी इम्पैक्ट दिख रहा है। बढ़ते हैं हॉट स्टॉक्स की तरफ। आप प्रोमिनेंटली दिखाइए एसबीआई लाइफ का शेयर, जिसके नतीजे आए हैं 3% के आसपास की गिरावट दिख रही है नंबर्स आने के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे एल&टी टेक, LTTS, ये स्टॉक भी देखिए आपको नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। 2.5% के आसपास की कमजोरी यहाँ पर भी है। और उसके साथ साथ देखिए आप हेवल्स का स्टॉक, कल इसके नंबर्स मार्केट आज के दौरान आए थे, नंबर्स अच्छे थे ऑन द फेस ऑफ इट। तो नंबर्स के बाद स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनल्स आए, कुछ डिटेल्स आई, उसके बाद हाई लेवल से स्टॉक फिसलता हुआ दिखा था। और आज फिर से देखिए स्टॉक 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ खुला है। अशोक लेलैंड ये 3% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर भी करीब 2.75% के आसपास की गिरावट दिख रही है। सर एसबीआई लाइव से अगर शुरुआत करें, नंबर्स आप कह रहे थे कि उतने बुरे नहीं है और गिरावट पे आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, तो ये केवल बाजार की जो कमजोरी है उस वजह से नेगेटिव रिएक्शन है आज? नहीं ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है कि मार्केट खराब है उसीलिए और भी शुरुआत में आपको सेलिंग दिख रही है, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि कल जो नतीजे आ गए इतने भी कोई बड़े फायरवर्क्स नहीं थे, ये इन लाइन ही थे। तो हम्म। नॉर्मल मार्केट में हो सकता था कि स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव खुलता था, लेकिन अभी बाजार का मूड सुबह सुबह खराब है तो इसमें डेफिनेटली आपको बिकवाली दिख रही है। एल&टी टेक्नोलॉजीज की तो नंबर देखे तो कोई खास इंप्रूवमेंट भी नहीं है और मेरे ख्याल से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा ग्रोथ का नंबर आए, तो वो नहीं आया तो वो डिसअपॉइंटमेंट है। तो आई थिंक ये जो स्टॉक्स में जो थोड़ी बहुत गिरावट है वो मेरे ख्याल से कोई सरप्राइज नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। ठीक है, ओके। हेवल्स पे सर एक बार राय दीजिए, कल नंबर्स मार्केट आज के दौरान आए थे, नंबर्स के इनिशियल रिएक्शन तो पॉजिटिव था, डिटेल्स आई तो स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट किया और आज तो देखिए सर और भी 5% के आसपास की गिरावट आई थी। कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी जो आई है ना वो अच्छा इंडिकेशंस नहीं दे रही है हेवल्स पे। आपका क्या व्यू है सर, नंबर्स आपने इन डेप्थ अगर देखे हो तो? नहीं देखिए नंबर्स तो इन लाइन ही थे, लेकिन अभी जो मामला बिगड़ गया है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन पुश आएगा तो जो प्रोडक्ट्स हेवल बेचता है उसका असर इनके प्रोडक्ट्स के डिमांड पे आ सकता है, तो वो मेरे ख्याल से बड़ा कॉशन और रीजन है मार्केट थोड़ा सा चिंता कर रहा है। तो हम्म। नंबर्स तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक थे, बट आने वाले क्वार्टर में 1-2 क्वार्टर में अगर ये रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ते हैं तो इनके लिए दिक्कत रहेगी। इनफैक्ट
मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिमांड रिलेटेड जो इश्यूज है वो शायद इनको 1-2 क्वार्टर में फेस करना पड़े। तो वही कारण है कि मार्केट ने इस खराब माहौल में थोड़ा-सा और नेगेटिव सोच से ये स्टॉक को थोड़ा गिराया है। ठीक है। एक सर मज़गांव डॉक देखिए, मज़गांव डॉक को लेकर खबर आज इस तरह से है कि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 3 महीने में जो $8 बिलियन का सबमरीन डील होने वाला है, जो ये फाइनलाइज कर सकते हैं अगले 3 महीने में, इनके लिए सर बड़े ऑर्डर इन्फ्लोज आ सकते हैं। मज़गांव डॉक का सर मैं चार्ट देख रहा था, इस चार्ट को ना आप 1 महीना कर दीजिए। 1 महीने में सर पिछले महीने में ये 22% के आसपास चल चुका है और कहाँ इसने लो टच किया था 2065-2050 के आसपास का, और वहाँ से चलते चलते अब ये 2700 रुपये के आसपास पहुँच गया सर। मज़गांव डॉक सर इस ऑर्डर विन के हिसाब से या ऑर्डर्स इनके पास आने वाले हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट, क्या इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है जितना अच्छा रन अप ये दिखा चुका है? नहीं, मेरे ख्याल से देखो जिनके पास है संदीप वो होल्ड करें, क्योंकि देखिए अभी तो काफ़ी चल चुका है। मेरे ख्याल से ऑर्डर आने के बाद थोड़ा-सा अपटिक दिखाने के बाद वापस सेल ऑन न्यूज़ का मामला हो सकता है। तो मुझे हम्म। लगता है कि देखिए ऐसे स्टॉक्स में आपको तब खरीदना है जब ये थोड़े कंसोलिडेट होते हैं या थोड़ा वीक ट्रेंड दिखाते हैं, और टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए, क्योंकि देखिए इन कंपनीज़ की वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। आपका नज़रिया 1.5-2 साल होना चाहिए, तो एसआईपी करिए और थोड़ा-थोड़ा करके खरीदिए, तभी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी काफ़ी मूव ऊपरी लेवल पे हो चुका है इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, ओके। सर इसके साथ साथ अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छा करेक्ट हो गया सर हायर लेवल से, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें सेलिंग प्रेशर बन रहा है सर, 36.5 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम है। इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को, तो आपको दिखेगा कितना हायर लेवल से ये करेक्ट होकर आया है। तो सर ये अशोक लेलैंड के स्टॉक में ये जो हाल फिलहाल हायर लेवल से थोड़ी बहुत करेक्शन आई है, हालांकि मूवमेंट अभी भी काफ़ी अच्छा है, लोअर लेवल से देखेंगे तो ये छोटी करेक्शन बनी है सर, ये मौका है या और गिरने दें अभी इसको? नहीं, मेरे ख्याल से देखो अशोक लेलैंड की मैं बात करूँ तो सीवी मार्केट में अभी थोड़ी-सी रिकवरी ज़रूर आई है, हम्म। और मुझे लगता है कि ये डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है, तो गवर्नमेंट इंफ्रा कितना खर्चा करता है, प्राइवेट कैपेक्स कितना होता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें डेफ़िनिटली अगर आपका नज़रिया 6-12 मंथ्स है, तो थोड़ा-थोड़ा तो निवेश आप कर सकते हो। हम्म। अच्छा साल होगा मेरे ख्याल से, FY 27 कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर शुड बी अ बेटर ईयर। अमरा राजा में क्या किया जाए सर? कल बहुत शानदार मूव आया था, आज फिर से फॉलो बाइंग इंटरेस्ट है और 45 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है सर, 5% का अप मूव है अमरा राजा में। ये FY 27 तक सर कुछ नए आई थिंक फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, नया प्लांट लगाने की बातचीत थी, उसी का इम्पैक्ट हमने कल भी देखा था स्टॉक पर। ईवीज को लेकर जो पुश है वो फ़ायदा देखने को मिल रहा था सर। ये मुनाफा वसूली का टाइम है या आपको लगता है कि एक तेज़ी की सिर्फ शुरुआत है? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए अभी तो इसमें रुकना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं, लेकिन आपका नज़रिया साल 1.5 साल का है, तो ये सारा जो बेनिफिट है फ्यूल सेल का, नया लिथियम बैटरी जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लॉन्च करेंगे, इसका असर आपको मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल में आए आपके नंबर्स में दिखेगा। तो हम्म। डेफिनिटली पॉजिटिव बात है, लेकिन लंबी अवधि के लिए, अभी शॉर्ट टर्म में तो ये न्यूज़ के हिसाब से चल रहा है। ऊपरी लेवल पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ जाए इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है। शुगर स्टॉक्स पे क्या राय देंगे सर? शुगर स्टॉक्स में जैसे मैंने आपको कहा भी सर कि अब सरकार जो है वो E20 फ्यूल से E85 E100 तक की बातचीत करने लगी कि 100% जो एथेनॉल मिक्स फ्यूल जो है वो आएगा। इसके लिए हो सकता है कि आपको जो गाड़ियां हैं वो भी मॉडिफाई होकर आनी शुरू हो जाएं। तो सर शुगर स्टॉक्स इसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। मगध शुगर आज देखिए 4% ऊपर है, राष्ट्रीय शुगर में भी 3.25% का मूव है। कल बलरामपुर चीनी में हमने 6% का मूव ऊपर की ओर बनता हुआ दिखा था। प्राज इंडस्ट्रीज में भी इनफैक्ट आप देखें तो करीब करीब 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है सर शुगर स्टॉक्स में। इनफैक्ट एक अपडेट भी आया मेरे पास, ये वीएलएम बालाजी का कह रही कि मैंने मगध शुगर बताया था आपको, 530 रुपये का टारगेट हिट हो गया है, 440 रुपये पर रिकमेंड किया गया था। आप चाहें तो इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं 560 से लेकर 600 रुपये के टारगेट के लिए, ये उनकी ओर से राय आई। सर आपका क्या व्यू है शुगर स्पेस को लेकर, अब ये जो E85 E100 की बातचीत होने लगी है उसको लेकर? नहीं देखिए, अगर क्रूड $120 या $130 तक जाता है तो डेफिनेटली एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि देखिए 100% एथेनॉल को करने में इतना आसान नहीं रहेगा। अभी तो हम 21% पे है। एक झटके में 100% करना मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि इसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि आपने आज 100% बोला और कल से एथेनॉल मिलेगा, तो एथेनॉल की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। काफी कंपनीज को, शुगर कंपनीज को नया कैपेक्स लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्राज विल बी बिगर बेनिफिशियरीज, क्योंकि वो तो एथेनॉल
इक्विपमेंट बनाने का एक्सपर्टाइज रखते हैं, तो इनके लिए ऑर्डर बुक अच्छी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। जब भी क्रूड बहुत जल्दी और बहुत ऊपरी लेवल पे जाता है, तभी आपको ये शुगर सेक्टर और एथेनॉल सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव अपसाइड मिलता है। तो हम्म। लग तो रहा है कि अभी एटलीस्ट नियर टर्म में तो ये मामला ऐसा है कि स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा पॉजिटिव साइड पे। बट हम्म। हमको देखना है कि ये वॉर कभी खत्म होता है। अगर वॉर खत्म होता है संदीप, तो मुझे लगता है अगर वापस क्रूड 85-90 डॉलर तक आ गया, तो वापस फिर ये एक्शन जो शुगर कंपनीज में आपको दिख रहा है, वो शायद थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। तो थोड़ा सा हम्म। इंतजार करिए, मेरे ख्याल से कोई लॉन्ग टर्म का व्यू बनाने के लिए मेरे ख्याल से एक आध महीना वेट करना ठीक रहेगा। प्राज इंडस्ट्रीज से एक बार दिखाइए। प्राज इंडस्ट्रीज में सर ना हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है प्राज इंडस्ट्रीज में, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दीजिए, चार्ट को 6 महीना कर दीजिए। तो सर हाल फिलहाल लो लेवल से रिकवर जरूर हुआ, लेकिन ऊपर से काफ़ी अच्छा करेक्ट हो गया सर ये। तो लंबी अवधि का व्यू जिसको बनाना है, क्या प्राज इंडस्ट्रीज अच्छे लेवल पर है अभी? हाँ बिल्कुल, देखिए प्राज इंडस्ट्रीज में सिर्फ एथेनॉल मशीनरी नहीं है, अभी तो इन्होंने कोई बायोफ्यूल भी डेवलप किया है जो एविएशन के लिए यूज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी R&D टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम भी कर रहे हैं। तो नजरिया लंबा रखिए, कम से कम साल 2 साल का। हम्म। उसके बाद ही आपको ये सब कुछ नंबर्स में फ्रक्टिफाई होगा। तो लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, ऊपरी लेवल से गिरा भी है। बट हम्म। इसमें आपको कन्विक्शन और पेशेंस चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा इसलिए बढ़ा है क्योंकि अभी शुगर कंपनीज बढ़ी है, एथेनॉल की बातें हो रही है, हम्म। लेकिन बड़ा पैसा आपको 1.5-2 साल के बाद ही मिलेगा। ठीक है, एक बार OFSS दिखाइए, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। नंबर्स अच्छे आए हैं इनके, और स्टॉक देखिए पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख भी रहा है। इंप्रूवमेंट इनके मार्जिन्स में भी हुआ है, मुनाफे का नंबर भी अच्छा ग्रो किया है। 3% के आसपास की तेजी है, 8,358 के आसपास ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेड कर रहा है। सर इस स्टॉक को लेकर क्या व्यू है आपका? नहीं, जिनके पास है वो होल्ड करे। जैसे मैंने बोला संदीप की, देखिए अच्छे नंबर्स आने के बाद ऊपरी लेवल पे खरीदना डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस। तो हम्म। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, नजरिया मीडियम टर्म रखे, और खरीदने के मौके मिलेंगे निचले लेवल पे तो SIP करिए। अच्छा सर, एक HFCL पे आपकी राय दीजिए फंडामेंटल बेसिस पर। 98 के आसपास है ये सर, 100 का लेवल भी इसने पार कर लिया था। आज 59 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। इस हैवी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक 2.5% नीचे है। सर फंडामेंटली जिस तरह का रनअप ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है, इस स्टॉक में जिनके पास पोजीशन है भी और जो नई लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय होगी सर? ये देखिए मेरे ख्याल से HFCL हमारे हिसाब से री रेटिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये ग्रुप जो है वो ज्यादा मेरे ख्याल से मार्केट को पसंद नहीं है। और दूसरी हम्म। बात क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर बुक अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। अभी तो डिफेंस को और टेलीकॉम सेक्टर को भी ये सप्लाई करते हैं। इनका परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए बहुत समय तक इन्होंने काफी प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, तो इसका असर पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। आप नजरिया 12-18 महीने का रख के थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखिए। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा स्पेकुलेटिव है, इसीलिए ये स्टॉक में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी काफी होती है। ठीक है, जरा OMCs के स्टॉक दिखाइए। IOC, BPCL, HPCL, ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? जो खबर हमने आपको बताई है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद IOC देखिए 1/4% नीचे है। BPCL और HPCL भी दिखाइए, वहाँ पर किस तरह का मूव देखने को मिला है। तो BPCL के शेयर की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की गिरावट है। हाई लेवल से इनफैक्ट थोड़ा फिसला ही है। और HPCL जो कि ज़्यादा वनरेबल है इस पूरे पैक में देखेंगे, तो इसमें गिरावट आपको 2% के आसपास की दिख रही है। आज क्रूड का जो मूव आया है, $103 के पार निकला ना, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला है। सर अगर एक स्टॉक चुनना हो इन तीनों में से, IOC, BPCL और HPCL में से, अगर आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी, जंग रुक जाएगी, कच्चा तेल नीचे आएगा, तो यही सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं, तो सर IOC, HPCL या BPCL, इन तीनों में से कोई एक अगर किसी को चुनना है तो आपकी पसंद क्या होगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सारे कंपनीज में बेनिफिट आएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि क्लियरली BPCL एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो उसके बाद HPCL और उसके बाद IOC, तो ये रैंकिंग के हिसाब से इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन ले लेंगे। कोई और स्टॉक्स यार जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो अच्छे लेवल्स पे हैं फिलहाल, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए मुझे लगता है कि हमारा जो पसंदीदा सेक्टर है वो बेसिकली हॉस्पिटल सेक्टर है, होटल सेक्टर है। हम्म। हॉस्पिटल सेक्टर में एक कंपनी जो दिसंबर 2025 में लिस्ट हो गई थी, उसका नाम है पार्क मेडी वर्ल्ड। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, करीबन 3,500 बेड है। इनफैक्ट 25-26% के EBITDA मार्जिन पे काम करती है। पिछले साल 213 करोड़ का प्रॉफिट था। मुझे लगता है कि इस बार 9 महीने का ट्रैक्शन बहुत ही बढ़िया है। करीबन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 250-260 करोड़ का प्रॉफिट इस साल, और उसके बाद मेरे ख्याल से 350 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और
करीबन इनकी स्ट्रैटेजी है कि डिस्ट्रेस हॉस्पिटल को खरीदते हैं, उसके बाद उनको टर्न अराउंड करते हैं और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। डॉक्टर अजीत गुप्ता जो डॉक्टर है वही फाउंडर चेयरमैन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कम से कम 325-330 का टारगेट एक साल भर में मिल सकता है, तो ये एक अच्छा विकल्प है। प्लस इंडियन होटल मुझे लगता है कि अभी भी लेने जैसा स्टॉक है, थोड़ा सा सेफ भी है ऐसे मार्केट में। तो मेरा राय रहेगी यहाँ पे भी आप थोड़ा एक्यूमुलेट करें। सर टारगेट क्या बताया आपने पार्क मेडीवर्ल्ड का? टारगेट करीबन 325-330, 325 अभी 330। करीबन 230-32 चल रहा है। और इंडियन होटल्स का कोई टारगेट सर? देखिए इंडियन होटल्स हमको एसआईपी में हम सजेस्ट करेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि 800, 850, 900 रुपये भी जा सकते 800 से 900 तक भी जा सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? नहीं, जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे बोला है संदीप, हमारे क्लाइंट्स को भी हमने सजेस्ट किया है, तो मैं कहूंगा कि पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।